ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सभी लोगों का स्वागत है। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून। सो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इस वीडियो के अंदर आए हैं देखने के लिए, और सर हमने थंबनेल देखा और हम लोग घबरा गए, कोई मेजर अमेंडमेंट्स आ गए हैं क्या। नहीं 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 नहीं, कुछ भी मिसलीडिंग चीज़ यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। जनवरी 2026 का अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद में अब जब मई हमारे बस इतना करीब आ चुका है, हमारे मई 2026 अटेम्प्ट और सितंबर 2026 अटेम्प्ट की ग्रुप 1 वाले जो बच्चे हैं जो अपनी क्लासेस ले रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई ऐसे अपडेट्स हैं, क्या कोई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री देती जा रही है, कंपनीज एक्ट में चेंजेस होते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट ने वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, और उसमें से हमारे काम की चीज़ें क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में ऑलरेडी इकट्ठे हो रहे थे, जहां पर बच्चों का ये प्रश्न था कि सर क्या हम लॉ में जो भी हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा है क्या वो एकदम अपडेटेड, एकदम मस्त चकाचक है क्या। द आंसर इज यस। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपने एकदम अमेंडेड चीजें मेरे से क्लास में पढ़ी है। सितंबर 2026 स्टूडेंट्स, आपके लिए भी मैं एकदम सही बात बोल रहा हूं। एंड फॉर मई 2026 स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए और सितंबर के लिए और जनवरी 2027 के लिए मैं कुछ बातें यहां पर करना चाहता हूं जो इतनी मेजर तो नहीं है, इतनी मेजर बातें नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहां पर इंपैक्ट आया है। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स, शब्द कहना इसलिए भी सही है क्योंकि अमेंडमेंट तो हुए हैं, छोटे छोटे हुए हैं, रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए काम के नहीं है, एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी उनको एक बार हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। और कुछ एक दो चीजें हैं जो अमेंड हुई है, जो अभी हाल फिलहाल में आपकी आरटीपी आई है, तो आरटीपी के अंदर भी मई 2026 आरटीपी के अंदर ने जो इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं वो भी मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। और पुराने जो जनवरी के लिए अमेंडमेंट्स आए थे, हो सकता है आपके ध्यान से स्किप हो गए हो, तो वो भी हम यहां पर कवर कर लेंगे। सर ऐसे कोई अमेंडमेंट जो हो सकता है सितंबर 26 या आगे अप्लाई होंगे, उनको भी हम यहां पर देख लेंगे। सो ओवरऑल इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि दिस इज द अमेंडमेंट बुकलेट फॉर जनवरी 2000, नॉट जस्ट जनवरी 2026 स्टूडेंट्स। अगर आपको ये अमेंडमेंट बुकलेट चाहिए जो मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं, तो आप द्रोणा बैच में जाइए। ये फ्री बैच है जो आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया है। आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाएंगे, इंटरमीडिएट को चूज करेंगे, द्रोणा बैच आपको दिखेगा, ये सेशन आपको वहां पर दिखेगा और ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मैं यहां पर नीचे लिंक भी अटैच करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए अब एकदम शानदार एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के लिए मैं आपके साथ में यहां पर हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके ग्रेट, तो चलिए आ जाइए, एकदम खतरनाक तरीके से देखते हैं। सबसे पहली बात, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा, 2x पे भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। मई और सितंबर 2026 दो अटेम्प्ट की बात करेंगे, जनवरी निकल चुका है। मैंने लिख दिया है कि रेलेवेंट है अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, यानी कि ये इंफॉर्मेशन एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के अंदर अपडेटेड रहना चाहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अटेम्प्ट। इस बात का ध्यान रखना। मैं सबसे पहले ना, मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने सबसे पहले जनवरी 2026 वाले जो पुराने प्रीवियस कुछ अमेंडमेंट्स थे जो ऑलरेडी आपके और मेरी बुक में इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो मैं यहां पर सिर्फ रिपीट करना चाहता हूं। अगर किसी के पास में पुराना एडिशन होगा तो उसके पास में गड़बड़ हो सकती है, तो आपके ध्यान से ना निकलाओ, क्योंकि मैं एग्जाम के रिस्क नहीं ले सकता बेटा, इसलिए मैंने यहां पर ये चीजों को वापस से डाला है। अब मेरी बात सुनिएगा। मैंने सबसे पहले, आप लोग बात समझी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, आपका कंपनीज एक्ट है, करेक्ट है। आपके पास में यहीं से सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। कुछ कुछ फेमा के जो रूल्स हैं वो आरबीआई के थ्रू आते हैं, करेक्ट है। तो वो सभी जगह से चीजें इकट्ठी करके इंस्टीट्यूट आपके इसमें डालता है। इंस्टीट्यूट जो भी अमेंडमेंट्स यहां पर इनकॉर्पोरेट करता है, आरटीपी के अंदर डालता है, तो वो 6 महीने का गैप रखता है। किसमें? द नोटिफिकेशन डेट एंड द डेट ऑफ योर अटेम्प्ट। तो जितने भी 6 महीने पुराने जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं 6 महीने पुराने, वो सब इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर सेक्शन नंबर 29 के बारे में बात करना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 29 आपने कहां पर पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के केस सिक्योरिटीज के चैप्टर के अंदर। आपने ये देखा होगा सेक्शन नंबर 29 ना डीमटेरियलाइजेशन के बारे में बात करता है, और उसके अंदर ना हमने रूल पढ़ रखा है, रूल 9B, रूल 9 पूरा हम लोगों ने पढ़ रखा है, करेक्ट है। एक जमाने से मतलब मैं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, लिस्टेड कंपनीज को डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू करना कंपलसरी है।
सेबी ने पहले ही यहां पर बेटा बोल रखा है कि आप लिस्टेड हो तो आपको काम करना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोविजन वहां पर डाला था और उन्होंने बोला था कि अनलिस्टेड कंपनीज को भी यहां पर अनलिस्टेड हो तो भी आपको यहां पर डीमैट फॉर्म में रखनी पड़ेगी। बात बचती थी प्राइवेट कंपनीज के लिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए एक जमाने में बोला जाता था कि सुनो ना यार, आपको अगर डीमैट में करना है तो करो, नहीं करना है तो आप फिजिकल फॉर्म में करो, आप चाहो तो कन्वर्ट करो, ऐसे ऑप्शन दिए जाते थे। लेकिन मेरी बात सुनो, अब इन्होंने क्या करा है, प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट अ स्मॉल कंपनी, हम स्मॉल कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी जो है स्मॉल कंपनी के अलावा, तो उनको यह बोला गया था कि आपको ना रूल 9B को कंप्लाई करना पड़ेगा बाय 30 जून 2025। तो बाय जून 2025 की बात यहां पर चल रही है कि प्राइवेट कंपनीज को बोला गया था कि आप भी ना डीमैट फॉर्म में डाल दो। मतलब मोरलेस क्या हो गया, मोरलेस ये हो गया कि जनवरी 26 अटेम्प्ट में हम लोगों को यह बात पता थी कि प्राइवेट कंपनीज जो भी होगी उनको भी डीमैट फॉर्म में रखना कंपलसरी है। तो मोरलेस अब सभी कंपनीज के लिए डीमैटेरियलाइजेशन कंपलसरी कर दिया गया है। यह सबसे एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो पहले आ चुका है, मैं यहां पर सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद में ना सेक्शन 380 है। ये 380 ना आपका चैप्टर नंबर 11 का कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का एक सेक्शन है। जब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब कि ऐसी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, जो भी है। आप जैसे ही प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर बनाते हो, आपको बोला गया है कि आपको जाना है और हमारे आरओसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है एफसी फॉर्म नंबर 1 के थ्रू। अगर आपको याद आ रहा हो तो FC1 फॉर्म नंबर थ्रू के आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। मेरी बात सुनना, यहां पर रजिस्ट्रार की जो डेफिनेशन है उस वर्ड को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके चेंज किया गया था और यह बोला गया था कि रजिस्ट्रार यहां पर न्यू दिल्ली नहीं होगा। व्हेन यू आर establishing your place of business in India for the first time, you have to fill form FC number 1 and go to not ROC Delhi but you have to go to CRC which is Central Registration Center। जो CRC है बेटा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा ओनली एंड ओनली फॉर FC1। मैंने यहां पर लिख रखा बेटा FC2 के केस में। FC2 कब जाता था, ऑल्ट्रेशन में, चेंजेस में, ये सारी चीजें होती तो हमको FC2 वापस 30 दिन के अंदर करना पड़ता है। उन सब के लिए आपको कुछ नहीं, ROC दिल्ली के पास में जाना है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट यू हैव टू गो टू CRC। ये हमको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, नेम अप्रूवल होता है, वो सारी चीजों के टाइम भी मैं CRC का जिक्र करता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड यस, इट इज बिन रिलेवेंट सिंस जनवरी 2026 अटेम्प्ट। तो अभी के लिए तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी ही चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सर एक काम करें, अब थोड़ा आगे बढ़े और May 26 और उनके आगे के अटेम्प्ट्स की बात करें क्या? बिल्कुल करते हैं। उसमें सबसे पहले मुद्दा आता है बेटा, जो नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 25 के अंदर, करेक्ट है, 1 दिसंबर 2025 से इन्होंने ये लागू किया था। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर इन्होंने चेंजेस करे थे। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर जब चेंजेस हुए थे तो ये डिबेट आई थी कि सर क्या करना है, हमको स्मॉल कंपनी करना है कि नहीं करना है, हमको नई डेफिनेशन याद करना है कि नहीं करना है। तो मैंने बोला था भाई जनवरी वालों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मई वालों के बारे में सोचा जाएगा, बट मोस्टली ये सितंबर के लिए तो एप्लीकेबल है इसे। मई 2026 की आपकी आरटीपी तो आ चुकी है। आरटीपी के अंदर जो बात लिखी गई है वहां पर स्मॉल कंपनी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुराने अमेंडमेंट्स अब अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी के लिए इसलिए जो भी डेफिनेशन चेंज हुई है वो मैंने लिखा है सितंबर 26 ऑनवर्ड आपको नई डेफिनेशन यहां पर देखनी होगी। सो अगेन फॉर द फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी, जहां पर स्मॉल कंपनी का सेक्शन 285 क्लॉज के अंदर डेफिनेशन दी गई है, जहां पर एक जमाने में 4 करोड़ और 40 करोड़ की अर्लियर लिमिट थी, आपके लिए फॉर May 2026 भी हम लोग अभी के अभी एज इट इज ऐसी ही रखने वाले हैं। सो May 26 के लिए आप इस लिमिट को ऐसे ही रखिए, क्योंकि आपके आरटीपी के अंदर यहां पर चेंजेस नहीं किए गए हैं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इसके पीछे कारण भी है, सिंपल सी बात है कि आपका जो आरटीपी अभी आया है और जो आपका मॉड्यूल है, आपका मॉड्यूल में 31 अक्टूबर तक का जितना भी अमेंडमेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट होकर आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्मॉल कंपनी जो आया है वो आपका दिसंबर के अंदर आया तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अभी आप May 2026 वाले बच्चे 4 करोड़ और 40 करोड़ को यहां पर लेकर चलेंगे, और जो आगे के बच्चे हैं सितंबर 2026 आपको 10 करोड़ और 100 करोड़ यानी कि 10 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली फॉर क्लासिफाइंग अंडर द हेड ऑफ स्मॉल कंपनी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरी डेफिनेशन मैंने यहां पर मेंशन नहीं करी, बट आपको पता है होल्डिंग, सब्सिडरी, वो सब चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है ना, वो सब चीजें आप पूरी डेफिनेशन अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो ये सबसे पहली बात हो गई स्मॉल कंपनी की। अब अपन लोग बात करते हैं May 2026 के लिए और क्या छोटे मोटे चेंजेस हैं। देखो मैं आपको ना उसके पहले एक बात बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, करेक्ट है, एमसीए की वेबसाइट है MC21, वहां पर आप जाते हैं, आपको ना
ऐसे वर्जन चलते हैं, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 1, ठीक है। वी वर एट V2, ठीक है, वर्जन 2 पे थे हम लोग, और फिर V3 पे ना शिफ्ट हुए। सो V3 पे जब शिफ्ट हुए ना, तो बहुत सारे ना फॉर्म्स के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो जितने भी फॉर्म्स हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी जगह ना आपको फॉर्म का नाम तो वही दिखेगा, जैसे AOC 1 है तो AOC 1 ही दिखेगा, बट आपको ना उसके साथ में ई फॉर्म AOC 1 दिखेगा। तो आपको नाम चेंज होते हुए बहुत सारी जगह आपको दिखने वाले हैं। तो जैसे ये चैप्टर नंबर 9 है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है, आप यहां पर देखते हो कि AOC 1 एक फॉर्म नंबर है, AOC 2 एक फॉर्म नंबर है, करेक्ट है। तो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ई फॉर्म, बस यही लिख दिया गया है, ई फॉर्म AOC 1 एंड ई फॉर्म AOC 2। बट साथ में उन्होंने क्या किया है, एक एडिशनल डिस्क्लोजर की उन्होंने यहां पर रिक्वायरमेंट डाली है। वो एडिशनल रिक्वायरमेंट कहां पर आई है बेटा, वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आई है। अब बोर्ड रिपोर्ट में आप जहां पर आप सारी चीजें देखते हो, बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर के अंदर इन्होंने ये बोला है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट जो आई है उनको भी रिपोर्ट करना जरूरी है। अब इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी चीजें उठाकर दे सकते हैं। सो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई है वो लिखना है, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट आपने डिस्पोज कर दी है, रिजॉल्व कर दी है वो, और ऐसे कौन से केसेस है जिनको 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं और वो पेंडिंग है, आपको उनके बारे में भी डिस्क्लोजर यहां पर देना पड़ता है। ठीक है। सो आपको याद आ रहा होगा कि कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट जो आप लोग पढ़ते थे ना, एक लंबी सी लिस्ट होती थी जिसे मैंने आपको 3-4 पेज बनाकर दिए, उनको याद करने का एक टेक्निक दे रखा है। वो सारी चीजें जो है ना बोर्ड रिपोर्ट के, उसमें ये 2 पॉइंट ना एडिशनल आए हुए हैं। देखो, पहला आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बोर्ड रिपोर्ट के अंदर देनी पड़ेगी, और दूसरा है बेटा कि आपको ना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961, उसका बराबर कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आपको देना पड़ेगा। ये मैंने जस्ट फॉर नॉलेज की कैटेगरी में डाल रखा है, ज्यादा दिमाग खराब मत करना, एक बार पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 अगर आपको याद आ रहा हो ना, तो रूल नंबर 12 पता है बात करता था सेक्शन 137 के साथ में। अगर आपको याद आ रहा हो, आप लोग जब बात करते थे ना, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, सेक्शन 137, जब एजीएम हो जाती तो क्या होता है, एजीएम नहीं होती तो क्या होता है, उसके साथ में आपको क्या करना रहता है, आपको फाइल करना रहता है। सो आप लोग पढ़ते हो कि उसको कब तक फाइल करना है, करेक्ट है ना। सो आपने ध्यान से देखा होगा कि 30 डेज के अंदर फाइल करना रहता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी के केस में ऐसा नहीं है, ओपीसी को 180 डेज दे रखा है। वहां पर आप लोग पढ़ते थे कि आपको कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कंसोलिडेटेड है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साथ में सारे डॉक्यूमेंट जो भी एनेक्सर्स और अटैचमेंट्स है वो भी आपको देना पड़ते हैं। ड्यूली अडॉप्टेड एजीएम आपको यहां पर फाइल करना पड़ता है, करेक्ट है। अब उन्होंने उसके साथ में एक नया सब रूल ऐड किया है। उन्होंने क्या बोला है कि कंपनीज जो AOC 4 और AOC 4, सारे नाम देखना, CFS, XBRL, NBFC, ये सारी बातें यहां पर करी जा रही है। अब देखना, AOC 4 के साथ में जब आप कोई भी चीजें कोई फाइलिंग करते हो, करेक्ट है, उसके साथ में ना आपको ये 3 चीजें और करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला है कि आपको बोर्ड रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट भी डालना पड़ेगा, और आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट भी डालना पड़ेगा, चाहे स्टैंड अलोन हो चाहे आपका CFS हो, आपको ये चीजें भी यहां पर ऐड करनी पड़ेगी अलोंग विथ योर ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑथेंटिकेटेड एज पर सेक्शन 134 इन PDF फॉर्मेट। तो उन्होंने बोला जब भी आप AOC 4 दोगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, AOC 4 दे रहे हो, AOC 4 CFS दे रहे हो, AOC 4 XBRL दे रहे हो, NBFC दे रहे हो, आप जो भी दे रहे हो, आप साथ में ना एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आपको यहां पर डालनी पड़ेगी। आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको रजिस्टर करना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। बाकी सारे फॉर्म जितने भी है ना बेटा, चाहे वो MFT नहीं है बेटा, गलती से लिख दिया, MGT है, MGT 7 होगा, 7A होगा, 15 होगा, आपके सारे AOC फॉर्म्स होंगे, ये सब ई फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं वर्जन 3 के अंदर ऑफ MCA 21। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला आप छोड़ सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ठीक है। अब यहां पर ना फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, करेक्ट है। अब फ्रॉड की रिपोर्टिंग के अंदर उन्होंने एक छोटा सा यहां पर चेंज किया है, बट अगेन वो चेंज को इतना बड़ा नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो चीजें पढ़ी है वो मॉड्यूल में अपडेटेड पढ़ी है, हमारे क्लास में अपडेटेड पढ़ी है आपने। देखो, उन्होंने बोला है कि फ्रॉड की जो रिपोर्ट है वो ADT 4 के अंदर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से। तो हमको पता है भैया, क्लॉज नंबर D के अंदर यही लिखा हुआ है, और E और F तो ओमिटेड है। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओमिटेड है और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सो अगेन मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, बट दिस इज ऑलरेडी अंडर योर नॉलेज, इन योर नॉलेज, ठीक है।
अब XBRL रिलेटेड एक और यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, वो मैंने ऊपर ही कवर कर दिया है कि XBRL अगर आप लोग फॉर्म करते हो, फॉर्म के साथ में भरते हो XBRL फॉर्मेट के अंदर AOC4, तो आपको फिर से वही बात बोली गई है, ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स आपको यहां पर अटैच करने पड़ेंगे अलोंग विद साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 134, और ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आएगा XBRL फॉर्म के साथ में। ठीक है, सो ये कुछ छोटे छोटे आपके कुछ क्लैरिफिकेशंस कह लो आप लोग, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो जो मिस नहीं होना चाहिए, मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं। आप कुछ गलत चीज पढ़ रहे हो तो बेटा आप एक बार सतर्क हो जाना। जनवरी 26 और मई 26 मैंने यहां पर कवर कर लिया है। अब यहां पर मुझे ना एक एडिशनल पॉइंट और कवर करना है। वो एडिशनल पॉइंट क्या है, हाल फिलहाल में ना एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है रीजनल डायरेक्टर्स की और आरओसी की। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर आरओसी की हाल फिलहाल में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 16th ऑफ फेब 2026, यानी कि 16 फरवरी से 2026 की बात कर रहा हूं। आपके रीजनल डायरेक्टर्स जो पहले 7 हुआ करते थे, पहले आपके पास में रीजनल डायरेक्टर 7 हुआ करते थे, देखो इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा, एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है जब ना आप, मैं आपको बताता हूं कैसे, आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आरडी की लिस्ट अपडेट हो गई है। आपके 7 आरडीज पहले हुआ करते थे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और शिलोंग। शिलोंग को यहां पर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पर ना कुछ नई लोकेशंस को ऐड किया गया है, जैसे मैं आपको बताता हूं, नवी मुंबई को ऐड किया गया है, बेंगलुरु को ऐड किया गया है, गुवाहाटी को ऐड किया गया है और चंडीगढ़ को यहां पर ऐड किया गया है। तो यहां पर पहले जो 7 हुआ करते थे उसमें शिलोंग को हटा देंगे तो पुराने 6 और नए 4, टोटल 10 आरडीज हमारे बीच में यहां पर हो चुके हैं। 7 to 10 आरडीज में यहां पर इजाफा हो गया है। ठीक है, अब सर आरओसी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? आरओसी के जुरिस्डिक्शन में भी थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस करे हैं। मैंने ना एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, ऑल्दो मैं वापस से बोल रहा हूं, डायरेक्टली आप लोगों को कोई चीजें याद नहीं करनी है, कहां पर काम आएगी मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात सुनना, याद है पहले आप लोग ऐसा सुनते थे, आपने क्लासेस में सुना होगा कि यार ऐसी 2 स्टेट्स है जहां पर ना एक से ज्यादा आरओसी होते हैं। हमने तमिलनाडु का नाम सुना है, हमने महाराष्ट्र का, करेक्ट है, आपने ऐसा सुना था राइट। अब सुनना, अब उन्होंने क्या करा है, अब एक से ज्यादा स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गई है जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है। चेंजेस कहां कहां किए गए मैं आपको बताता हूं। देखो तमिलनाडु, पहले भी तमिलनाडु के अंदर बेटा 2 आरओसी थे, एक चेन्नई था, एक कोयम्बतौर था। अभी भी आरओसी चेन्नई और आरओसी कोयम्बतौर है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अभी सुनना उन्होंने चेंजेस कैसे करें। दिल्ली जो कि आपकी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के अंदर पहले सिर्फ आरओसी दिल्ली था, अब उन्होंने क्या करा है, दिल्ली 1 और दिल्ली 2 ऐसा 2 करा, एक साउथ दिल्ली के लिए, एक सेंट्रल दिल्ली के लिए किया है। तो जैसे साउथ दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली है, न्यू दिल्ली, ये सारे रीजन्स ना दिल्ली 1 के अंदर आएंगे और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो दिल्ली 2 के अंदर आएंगे। ठीक है, सो यहां पर दिल्ली को बाइफिकेट किया गया है, थोड़ा सा लोड को बाइफिकेट करने के लिए। अब सुनना, यूपी के अंदर क्या किया, यूपी के अंदर आरओसी कानपुर हुआ करता था, अब उन्होंने क्या करा है कि कानपुर के साथ में उन्होंने क्या करा है, यूपी 2 यानी कि नोएडा, जो नोएडा है उसको भी यहां पर एक अलग से आरओसी बना दिया गया है। तो जितने भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है यूपी के वो आपके जाएंगे, जाहिर सी बात है, कानपुर के अंदर, और जो वेस्टर्न यूपी वाला जो बेल्ट है, आगरा वगैरह सब कुछ, मीरठ, ये सब कुछ आपके नोएडा यूपी 2 के अंदर जाने वाला है। सो दिस इज न्यूली क्रिएटेड, मतलब एक नोएडा एक नया क्रिएट हुआ है और दिल्ली का एक सेकंड पार्ट नया क्रिएट हुआ है। अब आप आ जाओ महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है पहले मुंबई पुणे, अभी देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मुंबई 1, मुंबई 2 और नागपुर ऐसे 3 आरओसी इन्होंने क्रिएट करे हैं। पुणे वाला जो है वो मर्ज हो चुका है। ठीक है, आरओसी नागपुर यहां पर क्रिएट हो चुका है। नागपुर के अंदर जितने भी विदर्भ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। मुंबई 1 जो है वो मुंबई और मुंबई सबअर्ब्स के लिए, और मुंबई 2 यानी कि नवी मुंबई, नवी मुंबई वाला जो एरिया है, थाने, रायगढ़ वगैरह, वो सब कुछ मुंबई 2 के अंदर आने वाला है। सो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर 3 हो गए, यूपी के अंदर 2 हो गए, दिल्ली के अंदर 2 हो गए, वेस्ट बंगाल के अंदर भी उन्होंने कोलकाता 1 एंड कोलकाता 2 कर दिया है, तो यहां पर भी 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो लिस्ट भी है ये भी यहां पर अपडेट हो चुकी है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो आरओसी के अंदर यहां पर चेंजेस आए हैं और आरडी के अंदर यहां पर चेंजेस आए हैं, ऐसे 2 मेजर चेंजेस हैं। अब ये आपको कहां पर इस्तेमाल होगा मैं आपको बताता हूं। सो कुछ इस तरीके से टोटल आपके पास में यहां पर कुछ 30 आरओसीज यहां पर हो गए हैं टोटल। और अगर मैं इस कंटेंट की बात करूं सर हमारे एग्जाम के लिए कहां पर रिलेवेंट है, तो देखो यार सेक्शन नंबर 13
जब सेक्शन नंबर 13 आप लोग पढ़ते हो, करेक्ट है ना, और आप लोग ध्यान देते हो कि यार यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर बदलाव किया जा रहा है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस याद है आपको, 4 केसेस में आपको पढ़ाता हूँ, हाँ, विद इन द सेम सिटी विलेज टाउन, आउटसाइड द सेम सिटी विलेज एंड टाउन, सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसीज, याद आ रहा है। और आरडी भी चेंज हो जाता है 4th वाले केस में, जहां पर हम मेमोरेंडम को चेंज करते हैं, तो वहां पर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अब आपको पूछ सकता है, लेकिन अगेन ये बेटा अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये अभी आपको मई 2026 में परेशान बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। सितंबर 2026 में भी आरटीपी में अगर ये कुछ चेंजेस यहाँ पर डाले जाएंगे तो हमारे लिए रिलेवेंट होंगे। सो दिस इज अगेन फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जस्ट फॉर नॉलेज फॉर यू गाइज। अभी के लिए आपको सिर्फ सुनना है और इसको दिमाग से निकाल देना है। एटलीस्ट मैं मई वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, सितंबर वालों को तो फिर भी ध्यान में रखना है। बट जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बोला था, ये सारी चीजें आप लोगों को एज अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है। कुछ अपडेट्स थी, कुछ अमेंडमेंट्स थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। अगर ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप द्रोणा बैच में जाकर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आप उस पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हो और ये पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने जनवरी में और मैंने साथ में एकदम लेटेस्ट कुछ चीज़ जो आई है वो भी मैंने अपडेट कर दी है, और भी कुछ अपडेट्स आएगी तो इसी तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताते रहूँगा। सो बने रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। बाय गाइस।